अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ वो एक कम्प्रीहेंसिव और कंप्लीट डिटेल होगी इटालियन स्कॉलरशिप के बारे में कि किस तरह से आपने इटालियन यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना है, किस तरह से इटालियन यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई करनी है, अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, किस तरह से आपने सिलेक्शन करनी है, डॉक्यूमेंट किस तरह प्रिपरेशन करनी है, एप्लीकेशन किस तरह सबमिट करनी है। जब आपको ऑफर लेटर मिल जाता है उसके बाद आपने वीज़ा के लिए किस तरह प्रोसेस करना है, उसकी बैंक स्टेटमेंट कितनी चाहिए होगी, कौन कौन से स्टेप्स होंगे जो कि आपको फॉलो करके आपने ये कंप्लीट जो स्कॉलरशिप की डिटेल होगी या स्कॉलरशिप विनिंग होगी आपने किस तरह करना है। आपको इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करने लगा हूँ, आपने वीडियो को एंड तक देखना है। इंशाल्लाह आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू इटली, अगर आप इटली में पढ़ना चाहते हैं, सारी डिटेल आपको यहाँ पे समझ आ जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, इसमें आप अगर फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी बेनिफिट्स की बात करें, अगर आप इटालियन यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट किसी भी स्पेसिफिक डिग्री प्रोग्राम में अप्लाई करें, आप बैचलर में करें, मास्टर में करें या पीएचडी में करेंगे, तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट को जो कि पर मंथ स्टेपेंड दिया जाता है वो होता है 900 यूरो पर मंथ। अब ये स्टेपेंड जी टोटल अमाउंट कितनी बनती है आपको डिवाइड करनी पड़ती है, और इसके अलावा आपकी जो अमाउंट होती है मंथली स्टेपेंड की वो आपके सिलेक्टेड कोर्सेज पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल बैचलर आपका 3 साल का होता है, मास्टर आपका 2 साल का होता है, पीएचडी आपका 3 से 4 साल का होता है। तो जितने ड्यूरेशन आपका ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपको ये बेनिफिट प्रोवाइड करेगी, उतना ज्यादा आपको ये स्टेपेंड प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा आपको इसकी ट्यूशन फी बिल्कुल भी पे करने की जरूरत नहीं होती, सारी ट्यूशन है जो फीस होते हैं वो बिल्कुल फ्री में होती है। और इसके अलावा इन केस कोई एक्सीडेंट होता है या कोई बीमारी होती है आपको, उसकी मेडिकल इंश्योरेंस भी ये खुद आपको प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा जो स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई करता है, इन बेनिफिट्स के अलावा आपको जो है ना उनकी एकेडमिक बेस मीन के जो स्टूडेंट अच्छी सीजीपीए मेंटेन करता है, उनके जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं उसमें पार्टिसिपेट करता है, जितना ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगी, जितना ज़्यादा उसकी एकेडमिक अचीवमेंट ज़्यादा होगी, उसके अलावा आपको जो है ना मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसको हम अवार्ड भी कहते हैं। अवार्ड की सूरत में आपको फाइनेंशियल एड भी प्रोवाइड की जाएगी, आपको अवार्ड भी दिया जाता है, ठीक है जी। इसके अलावा यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं, इसमें मास्टर के जो है ना 2 साल के कोर्सेज आपको ऑफर किए जाते हैं। पीएचडी किसी भी यूनिवर्सिटी में आप सिलेक्ट करें, पीएचडी आपको 3 साल की होती है। और इसके अलावा रिसर्च जो प्रोजेक्ट होते हैं, ठीक है जी, वो अंडर एकेडमिक सुपरविजन के होते हैं। बाज़ का अगर आप इधर पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आपको सुपरवाइजर से कॉन्टैक्ट करना पड़ता है, उससे कॉन्टैक्ट करें, उधर उनकी रिकमेंडेशन के बाद आप किसी भी कंट्री में आप किसी भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाहें आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनकी फैकल्टी जो होती है रिसर्च की जो सुपरविजन वाले होते हैं उनसे आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ता है। उसके बाद एलिजिबिलिटी के कौन कौन से स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको जो स्कॉलरशिप ऑफर किया जाता है वो मास्टर और पीएचडी का ऑफर किया जाता है। तो बेसिक जो रिक्वायरमेंट है, अगर आपने मास्टर में करना है तो आपके पास बैचलर, मैट्रिक, एफएससी और बैचलर की ये तीनों ट्रांसक्रिप्ट आपके पास मौजूद होना लाजमी है। अगर आप विदाउट इनके एप्लीकेशन सबमिट भी करते हैं तो आपकी एवेल्यूशन में जो है ना आपकी एप्लीकेशन शॉर्ट लिस्ट नहीं की जाती, आपकी एप्लीकेशन कैंसिल कर दी जाती है। उसके बाद इनकेस अगर आपने पीएचडी में करना है, पीएचडी में एप्लीकेशन करने के लिए आपके पास मास्टर, उसके बाद बैचलर, एफएससी और मैट्रिक, ये तमाम तरह डिग्रीज का आपके पास होना चाहिए। अगर आपने मास्टर में करना है तो आपकी एज 28 से कम हो, अगर आपने पीएचडी करना है 30 से कम होनी चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद इसमें जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ये है कि इटालियन, इसमें जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाते हैं इंग्लिश में भी पढ़ाया जाता है, इटालियन में भी पढ़ाया जाता है। बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट होते हैं जिसमें आपको दोनों इटालियन में भी पढ़ाए जाते हैं, क्वार्टरली मीन के हाफ हाफ आपको इटालियन लैंग्वेज में पढ़ाए जाते हैं, हाफ आपको इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाए जाते हैं। लेकिन तमाम तरह इंटरनेशनल स्टूडेंट क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश स्टार्ट सब्जेक्ट में अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे स्पेसिफिक आपके इंग्लिश स्टार्ट सब्जेक्ट भी अवेलेबल होता है। लेकिन किसी भी कोर्स में अगर आपने अप्लाई करना है उसकी जो इंग्लिश रिक्वायरमेंट है आपने लाजमी चेक कर लेनी है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आपको एलेट टोफल वेव ऑफ कर लेती है, ठीक है जी, एग्जाम्पशन दे देती हैं कि आप एलेट्स या टोफल के बगैर आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज सर्टिफिकेट पे अप्लाई कर सकते हैं। तो मेजरली जो यूनिवर्सिटीज़ होते हैं उसमें एलेट्स और टोफल बिल्कुल भी जरूरत नहीं होता, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास है पढ़ा तो आपके पास एलेट्स और टोफल के बैंड अच्छे होने चाहिए, 6.5 तक होने चाहिए या उससे ज़्यादा होने चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं जी डॉक्यूमेंट्स कि कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, इनका मैकी का पोर्टल होता है, उस पोर्टल में जाके आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ती है। उसके बाद वहाँ से एप्लीकेशन आपने डाउनलोड करनी है। उसके बाद तमाम तर अकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आपके पास होनी चाहिए जिसको हम MOI कहते हैं, या वो पाकिस्तानी स्टूडेंट जिनके पास आइलेट्स और टोफल नहीं है वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज सर्टिफिकेट बनवाएंगे,
उसी बेस पे यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। ये MOI क्या होता है? इसको कहते हैं मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, कि आपकी जो लास्ट क्वालिफिकेशन थी वो आपने इंग्लिश में पढ़ी थी, जिसकी बेस पे आप एलिजिबल हैं इंग्लिश आर्ट सब्जेक्ट में पढ़ने के लिए, तो उसी बेस पे आप यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक में एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास स्टेटमेंट पर्पज होना चाहिए। आपने ये एक्सप्लेन करना है कि आपका स्टडी गोल्स क्या है। रिसर्च, अगर आप रिसर्च डिग्री में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो रिसर्च इंटरेस्ट आपके कौन से हैं, जब आपकी डिग्री कंप्लीट होती है, या इस स्पेसिफिक सब्जेक्ट को आपने चूज जो किया, इसके फ्यूचर प्लान्स आपके हैं क्या, ये आपको लिखने पड़ते हैं। उसके बाद आपके पास एक यूरो पास CV होनी चाहिए, रिकमेंडेशन लेटर होनी चाहिए जहां से आपने लास्ट क्वालिफिकेशन कंप्लीट किया है, चाहे वो आपका स्कूल है, कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है। उन प्रोफेसर से आपने जहाँ से लास्ट क्वालिफिकेशन कंप्लीट किया है, मिनिमम आपने 3 लेटर बनवा लेने हैं। वैसे रिक्वायर्ड होते हैं 2 और 3 का ये फायदा होगा, अगर आप इटली के अलावा किसी और स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी में आप जाना चाहते हैं तो कुछ स्कॉलरशिप ऐसे भी होते हैं जहाँ पे आपको 3 लेटर रिकमेंडेशन ऐड करने पड़ते हैं। तो आपने अपनी सहूलत के लिए आपने वैसे भी बनवाना है तो अपने 3 रिकमेंडेशन लेटर यहाँ पे बनवा लेने हैं। वो स्टूडेंट जो रिसर्च बेस्ड डिग्री प्रोग्राम में अप्लाई करेंगे, उनको जो है ना यहाँ पे रिसर्च प्रपोजल प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है जी। उसके बाद एप्लीकेशन का टाइमलाइन। अब टाइमलाइन ये होता है, इसकी जो डेट्स होती हैं वो वेरी करती है, हर यूनिवर्सिटी का अपना स्केड्यूल होता है। हर यूनिवर्सिटी को विजिट करने के बाद ही आपको यहाँ पे इसका स्केड्यूल पता लगेगा कि इसकी लास्ट डेट क्या होगी। यूजुअली जो इसकी डेडलाइंस होती है वो अप्रोक्सीमेट मार्च के एंड तक या अप्रैल के स्टार्ट तक खत्म हो जाती है, ठीक है जी। उसके बाद रिजल्ट अनाउंस होते हैं, उसके बाद आपका स्कॉलरशिप ड्यूरेशन स्टार्ट हो जाता है, क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पे जो एप्लीकेशन प्रोसेस होता है, एप्लीकेशन आपने किस तरह सबमिट करनी होती है इटली में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, इटालियन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को विजिट करना होता है। विजिट करने के बाद यहाँ पे आपने अपना जो इंग्लिश सब्जेक्ट होगा, जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है जी, वो आपने वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जहाँ पे अगर आपके पास आईएलटीएस या टोफल नहीं है। किसी भी कोर्स में अप्लाई करने से पहले आपको उसकी रिक्वायरमेंट, एलिजिबिलिटी लाजमी पढ़नी चाहिए। जब वो पढ़ेंगे तो ही आपको पता लगेगा कि मैं इस सब्जेक्ट में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। मैक्सिमम स्टूडेंट विदाउट आईएलटीएस और टोफल उनके पास नहीं होता, सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट पढ़े बगैर एप्लीकेशन सबमिट कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है इटालियन की मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ की जो है ना एप्लीकेशन फीस होती है, किसी की 50 यूरो होती है, किसी की 10 यूरो होती है, किसी की 15 या 20 यूरो होती है, जो कि आपको पे करनी पड़ती है। तो एक तो आपका टाइम भी वेस्ट हो जाता है, दूसरी आपकी एप्लीकेशन फी भी वेस्ट हो जाती है। तो ये आपने माइंड में रखना है। कोई भी कोर्स आपने सेलेक्ट करना है इंग्लिश आर्ट सब्जेक्ट में, अगर आपके पास आईएलटीएस टोफल नहीं है तो आपने उसको स्किप कर देना है। उधर आपने अप्लाई करनी है जहाँ पे आप MOI या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज सर्टिफिकेट यूज कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, आपने जो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर ली, कोर्स भी सिलेक्ट कर लिया, टारगेट हो गया, उसके बाद उसकी जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन है वो आपने प्रिपेयर करनी है, ठीक है जी। और ये जो ट्रांसलेशन है, ये ट्रांसलेशन इनिशियली जरूरत नहीं पड़ती। जब आपको ऑफर लेटर मिल जाता है, फिर जो इनका MAIC का पोर्टल है या CMAC का पोर्टल है, वहां पे जाकर आपको ट्रांसलेशन के लिए अप्लाई करनी पड़ती है। अगर आप फिजिकली उनके एम्बेसी में ना जाना चाहे, आप ऑनलाइन भी इनके ट्रांसलेशन करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखें जी, इसकी अब जो यूनिवर्सिटी आपने यहाँ पे सिलेक्ट की उसकी कंप्लीट एप्लीकेशन आपने फिलअप करनी है, जिसमें आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो एक्यूरेट एंड कोई भी मिस्टेक ना हो। एकेडमिक हो गया, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होगी, उसके बाद उसी स्कॉलरशिप या यूनिवर्सिटी सिलेक्टेड में आपने तमाम तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। बिफोर सबमिशन, किसी भी स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन आप करते हैं, सबमिट करने से पहले पहले आपने एक मरतबा अपनी एप्लीकेशन का रिव्यू लाजमी कर लेना है। रिव्यू करने का ये फायदा होता है कि कहीं पे अगर आप मिस्टेक करके बैठे होते हैं, ठीक है जी, वो आपको एक चांस मिल जाता है उसको एडिट करके आप उसको करेक्ट कर सके उस मिस्टेक को। अदरवाइज अगर आप सबमिट कर लेते हैं तो आप उसको दोबारा से एडिट बिल्कुल भी नहीं कर पाते। उसके बाद जब आपने देख लेनी है सारी चीजें करेक्ट है, फिर आपने उसी यूनिवर्सिटी में जो सिलेक्ट की हुई है उसमें एप्लीकेशन आपने सबमिट करनी है। सबमिट होगी, सबमिट होने के बाद ठीक है जी, आपने क्या करना है, वेट करना है अनाउंसमेंट का। जो जो स्टूडेंट सक्सेसफुली शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे आफ्टर एवोल्यूशन, उनको जो रिजल्ट्स होगा वो पब्लिश कर दिया जाता है। अब ये रिजल्ट जो है ना उन स्टूडेंट्स को ईमेल कर दिया जाता है जो जो स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट होते हैं। अब सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होते हैं, सिलेक्शन किस बेस पे होती है। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई करता है उसका एकेडमिक मेरिट देखा जाता है, CGPA देखी जाती है। अगर आप रिसर्च बेस में अप्लाई करना चाहते हैं, आपका रिसर्च प्रपोजल देखा जाता है। रिसर्च प्रपोजल क्वालिटी बेस पे होता है। कोई भी स्टूडेंट जिन्होंने बैचलर की हुई है, MS MPhil या मास्टर करना चाहता है या PhD करना चाहता है, उनको यही सजेशन होगी जो भी आपने यहाँ पे प्रपोजल बनाना है,
प्रपोजल बिफोर अपलोडिंग। आपने जिस भी यूनिवर्सिटी से बैचलर की हुई है वहाँ के प्रोफेसर से एक मर्तबा आपने रिव्यू लाजमी करा लेना है कि सर ये मैंने प्रपोजल बनाया हुआ है, काइंडली सर आप मुझे सजेस्ट कर दें, या आप कोई राय वगैरह देना चाहते हैं कि सर ये प्रपोजल है, इसमें कुछ मिस्टेक्स हों या इसको चेंज करना पड़े, अमेंडमेंट करनी पड़ती है, या ठीक है आप सर कमेंट्स दे दें। अगर वो कहता है कि जी आपका प्रपोजल अच्छा बना हुआ है, ठीक है जी, तो उसी प्रपोजल को आपने अपलोड करना है, ठीक है जी। जो आपका रिसर्च टीचर था उधर से आपने कराना है, या प्रोफेसर हो या असिस्टेंट प्रोफेसर हो या एसोसिएट प्रोफेसर हो, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद मोटिवेशन लेटर आपने अपलोड करना है। उसके बाद अब तमाम तरह इंटरनेशनल स्टूडेंट का पोटेंशियल कंट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है जी, बिटवीन इटली एंड फॉर एग्जांपल अब पाकिस्तानी स्टूडेंट है, पाकिस्तान का और इटली के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है इन रिलेशन वो देखा जाता है। उसके बाद अगर मैं सुजेस्ट करूं जो कि टॉप इटली की यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें सेपियंजा हो गया, पॉलिटेक्निको मिलानो होगी यूनिवर्सिटी होगी, यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ पादुआ हो गया और यूनिवर्सिटी ऑफ तुरिन होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ रोम को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है जी, ये यूरोप की वन ऑफ द लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है, ठीक है जी, जो आपको डाइवर्स कोर्स यहाँ पे ऑफर करती है। इधर कोर्स की कोई लिमिटेशन नहीं है, यहाँ पे आपको मैक्सिमम कोर्सेज यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद अगर हम मिलानो में अप्लाई करना चाहते हैं, इस यूनिवर्सिटी में जो आपको स्पेसिफिक सब्जेक्ट मिलते हैं ना, जो मोस्ट 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 फेमस है, उसमें आपके इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो गए, आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट हो गया, डिज़ाइन डिपार्टमेंट हो गया, क्योंकि ये एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी है जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री के साथ इसका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। उसके बाद अगर आप प्ले करते हैं जी बोलोग्ना में, तो ये वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है इन द वर्ल्ड में, ठीक है जी, जो कि ये लॉ की वजह से बहुत मशहूर है। वो स्टूडेंट जिन्होंने एलएलबी की हुई है, वो एलएलएम करना चाहते हैं, तो उनको यही सजेशन होगी वो यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना को सिलेक्ट करें। आपकी ह्यूमैनिटीज़ के डिपार्टमेंट हो गए या साइंस के डिपार्टमेंट हो गए, ये तमाम तर ये तीनों जो डिपार्टमेंट है जो स्पेसिफिक हो गए, वो आपको यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना में मिल जाएंगे। उसके बाद अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ पादुआ में सिलेक्ट करते हैं, इसमें वाइड रेंज ऑफ प्रोग्राम आपको ऑफर किए जाते हैं, ठीक है जी, जो कि रिसर्च और इनोवेशन बेस्ड होते हैं। वो स्टूडेंट जिनको इंटरेस्ट है रिसर्च में, तो उनको ये यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है जी लास्ट में यूनिवर्सिटी ऑफ तुरन। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, इसमें भी आपको काफ़ी सारे कोर्सेज की लिस्ट मिल जाती है, ठीक है जी, जिसमें रिसर्च कंट्रीब्यूशन और लेकिन जो स्पेशल यहाँ पे जो डिपार्टमेंट आपको ऑफर किए जाते हैं, उसमें जो है ना आपके इकोनॉमिक्स और सोशल साइंसेस के डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए जी, आपने ये ओवरऑल जो प्रोसीजर है आपने यहाँ से परफॉर्म कर लिया। अब यहाँ से आपको ऑफर लेटर मिल गया जिस भी यूनिवर्सिटी में आपने एप्लीकेशन की। उसके बाद आपका प्रोसेस होता है स्टडी वीज़ा का, कि स्टडी वीज़ा के लिए आपने किस तरह अप्लाई करनी होती है, उसकी कंप्रिहेंसिव डिटेल। अब यहाँ पे जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट होगा ना, ठीक है जी, उनको जो स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ती है वो मैक्सिमम मीन के 90 डेज से ज़्यादा वाला जो लॉन्गर होता है, उसी वीज़े को हम कहते हैं नेशनल वीज़ा या टाइप डी वीज़ा, ठीक है जी। जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट अप्लाई करेगा फर्स्ट स्टडी वीज़ा के लिए, उनको जो है ना नेशनल वीज़ा टाइप डी के लिए अप्लाई करनी पड़ती है। अब अप्लाई किस तरह करनी है, अब यहाँ पे देखिए जी, कंप्लीटेड वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर क्लिक करेंगे, यूनिवर्सिटी का पोर्टल ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपके पास एप्लीकेशन का तरीका मैं बता रहा हूँ। एप्लीकेशन करने से पहले पहले आपके पास जो डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, एक्सेप्टेंस लेटर जो यूनिवर्सिटी, जो एडमिशन लेटर या एक्सेप्टेंस लेटर आपको जो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, वो प्रूफ होता है आपकी एंट्री का कि आप स्टडी वीज़ा के लिए जाना चाह रहे हैं। उसके बाद आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। मिनिमम बैंक स्टेटमेंट जो है ना आपकी 20 लाख से 30 लाख के दरमियान होती है, तो ये अपने माइंड में रखना है। उसके बाद एकोमोडेशन आपने खुद कंफर्म करानी होती है। ये एकोमोडेशन आप ऑनलाइन भी कंफर्म करा सकते हैं। उसके बाद आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए। उसके बाद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी नॉट मैंडेटरी, आप अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज सर्टिफिकेट भी यूज़ कर सकते हैं, और MOI जिसको हम कहते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ट्रैवल जो है ना आपके पास हिस्ट्री होनी चाहिए, सॉरी आपकी ट्रैवल जो है ना फॉर एग्जांपल टिकट जो आप कंफर्म करते हैं टू एंड फ्रॉम की, वो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद ये तमाम तो डॉक्यूमेंटेशन आपके पास कंप्लीट हो गई है, ये कंप्लीट आपने कर ली। ये यूनिवर्सिटी इटली का जो पोर्टल है ना, वो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे यूनिवर्स इटली, तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट जिस स्टूडेंट को भी ऑफर लेटर मिल जाता है, एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाता है इटली की तरफ से, तो उनको जो है ना वीज़ा के लिए अप्लाई करनी पड़ती है। किस तरह अप्लाई करेंगे, अब यहाँ पे देखिए जी, ये ओवरऑल प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया, प्रोग्राम फाइंड कर दिया। दोबारा से मैं ओवरव्यू बता देता हूँ।
प्रोग्राम सेलेक्ट किया, प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट चेक की आपने, रिक्वायरमेंट चेक करने के बाद आप एलिजिबल हुए, आपको ऑफर लेटर मिल गया। फिर आपको स्टूडेंट वीज़ा की ज़रूरत होती है। स्टूडेंट वीज़ा के लिए फिर आपको हायर एजुकेशन कमीशन से कॉन्टैक्ट करना पड़ता है। कॉन्टैक्ट करने के बाद आपको प्री इनरोलमेंट एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ती है। जब प्री इनरोलमेंट का मतलब ये है कि आप स्टडी वीज़ा के लिए जाना चाहते हैं, आपको एंट्री चाहिए इटली में। बिफोर एंट्री आपको प्री इनरोलमेंट के लिए अप्लाई करनी पड़ती है। विदाउट प्री इनरोलमेंट आपको जितनी भी ऑफर लेटर मिल गए वो बेकार है। जिन जिन स्टूडेंट को किसी भी इटली की यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर मिल गया है तो उसने क्या करना है, डायरेक्ट जाके अप्लाई करनी है। उसके बाद स्टडी वीज़ा के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है। उसके बाद ये तमाम तर चीज़ें जो परमिट हुए ये आपको एंड में प्रोसेस कराना पड़ता है। ठीक है जी। तो यहाँ से किस तरह से आपने प्री इनरोलमेंट के लिए अप्लाई करनी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने यहाँ पे क्या करना है, लॉगिन पे क्लिक करना है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एप्लीकेशन का मेथड की जो वीडियो ना वो भी मेरे चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है, वो देखकर भी आप खुद इसका प्रोसेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम अप्लाई कर होगा वो यहाँ पे आपको रजिस्टर पे सेक्शन पे आपने क्लिक करना है। अब ये फॉर्म है, ये फॉर्म आप कंप्लीट फिलअप करेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपका अकाउंट क्रिएट होगा। क्रिएट होने के बाद आपने इंटर पे आना है। इंटर पे आने के बाद आपने यूज़र नेम और पासवर्ड ऐड करना है। तो यहाँ से आपने एप्लीकेशन में लॉगिन करके एप्लीकेशन सबमिट करनी है। यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड, उसके बाद अपना फॉर्म फिलअप करेंगे और इसकी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। तो यहाँ से आपकी प्री इनरोलमेंट की एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। ठीक है जी, ये आपने माइंड में रखनी है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद एप्लीकेशन सबमिट करी। ठीक है जी। अब इसकी जो फीस होती है वीज़ा की वो अप्रॉक्सीमेट 50 यूरो होती है। फ्लेक्सिबल, इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, क्योंकि हर साल अपडेट होती है। उसके बाद जिसका यहाँ से वीज़ा की अपॉइंटमेंट कन्फर्म हो जाती है। अपॉइंटमेंट का क्या होता है, एज सुन एज पॉसिबल। जितना ज़्यादा जल्दी आप प्रोसेस करेंगे उतना आपको अपॉइंटमेंट जल्दी मिलेगी, जितना आप लेट करेंगे उतना आपको लेट अपॉइंटमेंट मिलेगी। ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जिनको एक नहीं 3-3 ऑफर लेटर मिले होते हैं लेकिन उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। वो अपॉइंटमेंट इसी बेस पे नहीं मिलती, वो अपना प्रोसेस स्टार्ट नहीं करते जल्दी। जल्दी का क्या है, जैसे आपको ऑफर लेटर मिले उसी डेट को आप जो है ना अपना प्री एनरोलमेंट के लिए एप्लीकेशन सबमिट कर लें। अब प्रोसेस 2 से 3 मंथ का होता है। 2 से 3 मंथ के अंदर अंदर आपको अपॉइंटमेंट मिल ही जानी होती है। अगर आप प्री एनरोलमेंट की एप्लीकेशन डिले कर देंगे तो आपका अपॉइंटमेंट का इशू बन सकता है। तो ये आपने माइंड में रखना है। उसके बाद अपॉइंटमेंट मिल गई, फिर आपको इंटरव्यू अटेंड करना पड़ता है। इंटरव्यू में क्या होता है, ठीक है जी, उधर जो है ना डिस्कस किया जाता है आपके स्टडी प्लान्स क्या है, फाइनेंशियल सपोर्ट आपकी क्या है, और आपने इंटेंशन, फॉर एग्जांपल आपके वापस कंट्री आने के इंटेंशंस क्या है, ये क्वेश्चन हो गए। उसके बाद जो प्रोसेस का टाइम होता है 1 से 3 वीक का होता है। उसके बाद आपको जो है ना वीज़ा जब अप्रूव हो जाता है फिर आप अपना वीज़ा वहाँ से रिसीव कर लेते हैं। ठीक है जी। उसके बाद फिर आपको जो है ना इटली ट्रैवल करने की इजाज़त मिल जाती है। फिर आप इटली ट्रैवल करते हैं। ट्रैवल करने के बाद जब आप वहाँ पे पहुँचते हैं आपको जो है ना रजिस्ट्री करानी पड़ती है। कहाँ पे, द लोकल इमिग्रेशन ऑफिस में, जो कि 8 दिन के अंदर अंदर। ठीक है जी। और जब वहाँ पे फॉर एग्जांपल आप पहुँच जाते हैं, पहुँच जाने के बाद आपको फिर अपनी रजिस्ट्रेशन कंफर्म करानी पड़ती है। कहाँ पे, लोकल इमिग्रेशन ऑफिस में, विद इन 8 डेज। 8 दिन का आपके पास टाइम होता है और वो आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, रेजिडेंस परमिट। तो फिर आपकी वहाँ से जो ऑफिशियल क्वालिफिकेशन, जो स्टडी प्रोसेस होता है वो वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तो ये है ओवरऑल प्रोसेस अगर आप इटली में पढ़ना चाहते हैं। मजीद अगर आपको लगता है कहीं पे ऐसा पॉइंट्स है जो मिस हो गया मुझसे, या कहीं पे आपको लगता है कि कुछ ऐसे इश्यूज हैं, तो आप मुझे जो है ना नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग गया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।